नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। एक मुलाकात की अगली कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी, एजुकेशन बीट्स के मंच पर आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार त्रिपाठी जी, हमारा आपसे पहला प्रश्न ये है कि देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आज आप जुड़े हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात है कि एजुकेशन के नाम से या शिक्षा के नाम से यदि कोई मंच काम करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें राष्ट्र के गौरव की बात है। और शिक्षा से संबंधित सारी समस्याओं पर इस पे अगर विचार होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बहुत थैंक यू सर। अगला प्रश्न है हमारा आपसे कि हमारे देश में, और देश में क्या हम कहें, विश्व में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन संस्कृत को धार्मिक दृष्टि से हम देववाणी या सुरभारती भी कहा जाता है। तो धार्मिक दृष्टि से संस्कृत भाषा को ही क्यों देववाणी कहा जाता है, कुछ ऐसा बताएं। देखिए, ये कुछ ऐसा एक समय होता है और काल की एक ऐसी अवधारणा होती है कि जी काल के अनुसार, दिग्देश काल के अनुसार समस्याएं और परिस्थितियां बदलती जाती हैं। कोई भी भाषा किसी भी धर्म या संप्रदाय से संबंध नहीं रखती है। भाषा का संबंध हमेशा समाज से होता है, और समाज में जिस भाषा का बोलचाल में जो भाषा ज्यादातर बोली जाती है वही भाषा का प्रचलन सर्वत्र होता है। हमारी जो देववाणी या देव भाषा या संस्कृत की जहां तक बात है, संस्कृत इस देश की जब आम बोलचाल की भाषा थी, और इस देश की राष्ट्र की भाषा थी, इस देश की मंचों की भाषा थी, इस देश के ज्ञान विज्ञान की भाषा थी, उस समय यह प्रश्न नहीं उठता था। जी आज यह प्रश्न इसलिए उठने लग गया क्योंकि आज कुछ लोगों ने इस भाषा को किसी भी पंथ से, संप्रदाय से और धर्म से जोड़ करके, और धर्म भी नहीं कहूंगा मैं, ये संप्रदाय से जोड़ करके इसको देखने का जो जो प्रकल्प किया है, इस प्रकल्प के पीछे एकमात्र कारण होता है कि भाई इस भाषा को धीरे धीरे उपेक्षित किया जाए। यह भारतीय राष्ट्र के लिए, भारत के लिए सबसे बहुत ही अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत भारत की आत्मा है। और अगर भारत को समझना है, भारत को जानना है, भारत की संस्कृति को जानना है, भारत के ज्ञान विज्ञान को जानना है, भारतीय परंपरा को जानना है, भारतीय सभ्यता को जानना है, और यदि भारतीय मूल की समग्र अवधारणा को यदि जानना है, भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण को जानना है, तो संस्कृत को पढ़ना आवश्यक होगा। इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय परंपरा, भारतीय समाज की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वो समग्र व्यवस्थाओं का जो आकलन या जो भी साहित्य लिखा गया है वो सब संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आज कुछ लोगों का या आज के कुछ समाज में इस प्रकार के लोगों का एक अभ्युदय हुआ है। वो यह चाहते हैं कि जब तक हम संस्कृत को एक वर्ग से, जब तक हम संस्कृत को एक संप्रदाय से, या जब तक हम संस्कृत को बहुत सीमित रूप में अगर इसका विचार और इसका प्रसार नहीं करेंगे तो हमारे लिए एक विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि समग्र संस्कृत में समग्रत्व है, संस्कृत में सबको साथ लेने की बात है। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संस्कृति एक ऐसी भाषा है जो कहती है कि अयम निजः परो वेति, गणनाम लघु चेतसाम, उद्धार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये पूरा विश्व मेरा है, और मेरे को इस पूरे विश्व की शांति की बात करना है। ये मात्र जो शांति का उपदेश है, जो समाज के विकास का उपदेश है, जो ज्ञान विज्ञान को समाज के उपयोग के लिए जो बात करता है, और ऐसे विकास की जो बात करता है जिसमें समग्र का विकास हो, किसी पंथ का, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी विशेष क्षेत्र विशेष के विकास की बात नहीं करती है। संस्कृत समग्रत्व की बात करती है। इसीलिए संस्कृत का, और जब संस्कृत भाषा इस राष्ट्र में थी उस समय यह राष्ट्र सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व का गुरु कहा जाता था। और आज यह राष्ट्र में जो अगर वापस इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनना है
तो आपको अपने संस्कृत और सांस्कृतिक परिवेश की तरफ लौटना पड़ेगा। जब तक हम संस्कृत को समाज की भाषा नहीं बनाएंगे, जब तक संस्कृत में जो ज्ञान विज्ञान लिखा गया है या जो भी परंपराएं इसमें है वो समाज का हर तबका उसको नहीं जान पाएगा, तब तक भारत राष्ट्र को जानना या भारतीय सभ्यता को जानना और विश्व कल्याण की भावना को जानना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए आज अगर समग्रता का विकास करना है, समग्र की बात करनी है, विश्व शांति की बात करनी है और यदि विश्व को एक साथ ले जाकर चलने की बात करनी है तो संस्कृत नितांत आवश्यक है। संस्कृत किसी वर्ग की, किसी देश की या किसी एक क्षेत्र विशेष की कोई भाषा नहीं है, यह विश्व की भाषा है और यह समग्र ब्रह्मांड की भाषा है। जहां इसको देववाणी कहा, देववाणी कहने का अभिप्राय यह है, संस्कृत बहुत ही सुसभ्य भाषा है, संस्कृत बहुत ही सत्य शुद्धतम भाषा है, जिसको ये कह सकते हैं कि भाषाओं के विज्ञान में, यदि भाषाओं के इतिहास में देखा जाए तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे समग्र भाषाएं और जो भारोपीय परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं का उद्गम संस्कृत भाषा है। इसीलिए अगर आज संस्कृत भाषा को सबको पढ़ाया जाए तो मैं समझता हूं कि भाषा से संबंधित देश की सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। और अगर संस्कृत को धीरे धीरे अगर आप दरकिनार करते चले जाएंगे तो संस्कृत बहुत सी समाज की विकट स्थितियां पैदा होती चली जाएंगी और उत्तरोत्तर समाज विघटन की ओर चला जाएगा। भाषाओं की दृष्टि से भी संस्कृत बहुत ही परिमार्जित और बहुत ही सुसंस्कृत और सबको साथ लेके चलने वाली भाषा है और एक ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक भाषा है। आज विज्ञान के पास ऐसी कोई भाषा नहीं है जो भाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा हो। एकमात्र भाषा संस्कृत भाषा है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है। इसलिए दुनिया के जो सबसे ज्यादा इस समय भाषा विज्ञान में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं वो भी, और जो भाषा को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारित करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी कंप्यूटर की भाषा सबसे उत्तम भाषा यदि कोई बन सकती है और बनने की बात यदि हो सकती है तो वह संस्कृत भाषा ही है। इसलिए आज दुनिया के जितने भी कंप्यूटर के बड़े अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं वो इस बिंदु पर आकर के पहुंच चुके हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर की सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छी भाषा बन सकती है, क्योंकि इससे अधिक कोई भी भाषा वैज्ञानिक परिमार्जित भाषा नहीं है। इसलिए संस्कृत भाषा का बहुत विराट साहित्य है और इसका बहुत विराट वैश्विक परिकल्पना है और इसका बहुत विराट हृदय है। इसीलिए वह कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम समनो मनांसि जानताम, हम सब समान साथ साथ चलने की बात है, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सबको साथ ले जाने की बात है। इतना कह करके मैं ये कहूंगा कि समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए यह बहुत उपयुक्त भाषा है। हाँ, ये अवश्य है कि आज जितनी भी जिस समय संस्कृत भाषा विश्व पटल पर थी या जिस समय संस्कृत भाषा समाज के हर वर्ग की भाषा थी, उस समाज का जिसको हम सनातन समाज कहते हैं और जो सनातन धर्म का जो समाज था वो समाज चलते, उस समाज की जितनी भी परिपाटियां जो भी उसके, क्योंकि जब समाज की भाषा वो है तो समाज का ज्ञान विज्ञान भी उस भाषा में होगा। तो इसीलिए आज जो सनातन संपत्ति और सनातन वैदिक संपदा और वैदिक परंपराओं से चलने वाला जो भी समाज है वो कहता है कि उसकी भाषा वही है, क्योंकि उसका समग्र साहित्य और उसके दैनंदिन व्यवहार के जितने भी कार्य हैं, संस्कारों से संबंधित जितना भी वर्णन है, सब उस भाषा में लिखा गया है। इसलिए आज एकमात्र जो सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का जो समाज है वह यह मानता है कि हमारा उससे संबंधित जितने भी उसके उपसमाज हैं, जो भी निकले हुए हैं, जितने भी संप्रदाय निकले हैं, उन सब की भाषा वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि तत्समय में जब वो प्रारंभ थे तब उनका सारा दैनंदिन क्रियाकलाप उस भाषा में था। इसलिए आज हमारे पास जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप ही उस भाषा में रह गए हैं। इसलिए लोगों ने उस भाषा को मात्र उस संप्रदाय से या उस धर्म विशेष से या उस वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास किया है और करते हैं, परंतु कभी भी संस्कृत भाषा में यह विचार न रहा, न रहेगा और न है। बहुत अच्छा सर, सुन रहे हैं हम आपके माध्यम से, आप हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा बता रहे हैं। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है जो वर्तमान समय में चल रहा है कि जैसे कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है और सनातन धर्म उसको हमें बहुत अच्छे से समझ, लेकिन वर्तमान समय में हम देखें तो अन्य जो धर्म के जो लोग हैं उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। उनको अगर हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म की हम बात करते हैं
तो संस्कृत भाषा, जैसे आपने कहा कि हमारे वैज्ञानिक हैं या अन्य सभी, अगर हमें भारत को जीवंत रखना, भारत को पुनः विश्व सोने की चिड़िया बनाना है या विश्व गुरु बनाना है, तो हमें संस्कृत को समझना होगा और उस भाषा को हमें और बढ़ाना होगा। तो लेकिन जो अन्य धर्म है, अन्य धर्म के लोग, तो वो उनको दिक्कत क्या हो जाती है? संक्षिप्त में आज जैसे कि आपने भी देखा होगा टीवी चैनलों पे डिबेट में बहुत ज्यादा इस समय जो एक महायुद्ध जिसको कहेंगे बहुत ज्यादा छिड़ गया है। तो संक्षिप्त में हमारे उन युवाओं को बताएं कि जो हमें विश्व गुरु अगर बनना है तो वो हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है संस्कृत में, तो उनके लिए इस भावना को वो भी स्वीकारें। संक्षिप्त में उनके लिए जरा कुछ बताएं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो आज संस्कृत के संदर्भ में जो भी लोगों को समाज में दिया जाता है, या जो भी प्रायः टीवी चैनलों के माध्यम से भी संस्कृत का जो प्रचार और प्रसार किया जाता है, वो मात्र धर्म को जोड़ करके ही किया जाता है, और धर्म की भावनाओं को जोड़ करके किसी मठ, मंदिर, पाठशाला, पंडित, इनको लेकर के ही सिर्फ संस्कृत को जोड़ करके उपस्थापित किया जाता है। यही पद्धति, इसी पद्धति ने ये एक प्रकल्प चलाया है, जहां वो ये कहना चाहते हैं कि संस्कृत एक संकीर्ण है, संस्कृत एक लिमिटेड है, संस्कृत सिर्फ एक वर्ग की है। इतना नहीं है। संस्कृत का जो समग्र अध्ययन जब तक नहीं होगा, संस्कृत अभी मात्र भाषा के माध्यम से पढ़ी जा रही है। संस्कृत को जब हम विज्ञान के माध्यम से पढ़ना शुरू करेंगे, संस्कृत को हम विज्ञान और विशेष करके चिकित्सा के माध्यम से, अगर आज हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद का सारा साहित्य संस्कृत में लिखा गया है। और अगर हम कहें कि भाई संस्कृत में जो दवाइयों का या जो चिकित्सा का जो पूरा वर्णन उस साहित्य में लिखा है, उस शास्त्र में, आयुर्वेद में लिखा गया है। आज आयुर्वेद की पढ़ाई आप जानते होंगे कि जो संस्कृत जो विश्वविद्यालय हैं, जहां भी आयुर्वेद की पढ़ाई हो रही है, उस पढ़ाई का माध्यम क्या है? एक पक्ष, वहां पर पढ़ाई का माध्यम संस्कृत नहीं है, वहां पर पढ़ाई का माध्यम हिंदी भी नहीं है, वहां पर पढ़ाई का माध्यम भारतीय भाषाओं में कोई भी भाषा नहीं है। इसीलिए जो आयुर्वेद पढ़ते हैं, उनके मनस्पटल पर भी एक ऐसी दृष्टि जाती है कि शायद हमारे पास जो आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं, इसके पीछे वैशिष्ट्य किस भाषा का है? इसके पीछे वैशिष्ट्य संस्कृत भाषा का होना चाहिए था, संस्कृत भाषा। और इसीलिए आयुर्वेद का विकास भी नहीं हो पाया। आयुर्वेद का विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मूल ग्रंथ संस्कृत में है, मूल अवधारणा संस्कृत में है, मूल प्रक्रिया संस्कृत में है, और उसको समझने के लिए हमारे पास संस्कृत भाषा नहीं है। और जब तक हम उस भाषा को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम आयुर्वेद में छुपा हुआ जो विज्ञान है उसको नहीं समझ पाएंगे। आज आप देखते होंगे कोरोना काल के संदर्भ में इतना बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं चारों तरफ। उस परेशानी में भी यदि किसी ने भारतीय महाद्वीप में किसी ने बचाया है, तो आयुर्वेद के जो उपचार थे या आयुर्वेद की जो औषधियां थी, वो सबसे ज्यादा लोगों को मददगार हो रही है। परंतु स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि आयुर्वेद के डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मानना है, आयुर्वेद की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को चिकित्सा व्यवस्था नहीं मानना है। ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, जब आयुर्वेद हमारी एक चिकित्सा व्यवस्था है, हमारी आयुर्वेद हमारी एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को हमको उसी व्यवस्था में जब तक लागू नहीं करेंगे, तब तक संस्कृत का महत्व नहीं आएगा। एक आयुर्वेद की बात है। दूसरे विषय में आता हूँ। दूसरा विषय है योग। योग इस समय पूरे विश्व धरातल पर योग छा चुका है। परंतु यदि योग को भी संस्कृत से अलग कर दिया जाएगा और योग भी धीरे धीरे संस्कृत से अलग हो जाएगा, तो फिर योग की भी वही स्थिति हो जाएगी और योग भी आपके पास सिर्फ फिजिकल एजुकेशन रह जाएगा। योग की जो अवधारणा है, योग का मूल उद्देश्य भी संस्कृत भाषा में है। यदि योग को सही ढंग से समझना है, तो वो भी आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। उसी आधार पर भारतीय दर्शन की परंपरा है। भारतीय दर्शन, भारतीय फिलॉसफी जो है, जितने हमारे यहाँ षड दर्शन है, हमारे यहाँ आस्तिक दर्शन भी है, नास्तिक दर्शन भी है, उनका किसी का संबंध धर्म से नहीं है, उन सब का संबंध समाज से संबंध है। उन सारे ग्रंथों को यदि आपको ढंग से पढ़ना है, उन सारे ग्रंथों को यदि आपको ढंग से समझना है, तो वहां भी आपको संस्कृत की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप संस्कृत को ढंग से नहीं समझ पाते हैं, तो भारतीय जो दार्शनिक चिंतन है या जो फिलॉसफी है भारत की, उसको समझना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए संस्कृत में पढ़ने के कारण यहाँ भी हम पिछड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, भारतीय राजनीति के पटल पर जो हमारे बहुत बड़े बड़े कूटनीति की दृष्टि से देख लीजिए, राजनीति की दृष्टि से देख लीजिए, जो आज आचार्य चाणक्य से लेकर के और आधुनिक काल तक भी जब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, तो जिन लोगों ने जो भारतीय प्राचीन राजनीति शास्त्र में जिन्होंने अपने कर्तव्य दिखलाए और जिन्होंने अपने राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए जो नीति का निर्धारण किया, उन नीतियों को और उन शास्त्रों को पढ़ने से धीरे धीरे
क्योंकि जब हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसको भी हम नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ हमारे सामने इतना ही रह जाता है कि चाणक्य इस राष्ट्र के, एक बहुत अच्छे राष्ट्र के निर्माता, ऐसे मंत्री थे और ऐसे एक आचार्य थे, परंतु चाणक्य ने लिखा क्या है इसको पढ़ने की किसी को आवश्यकता नहीं है और न कोई पढ़ना चाहता है। और जब तक वो पढ़ेगा कैसे, जब तक वो संस्कृत को नहीं जानता है। और अगर वो पढ़ता भी है तो अनुवाद के माध्यम से पढ़ता है, और अनुवाद के द्वारा पढ़ने वाली जो भी चीजें होती हैं उसमें बहुत सी विकृतियां आ जाती हैं। इसीलिए दूसरी बात में आता हूं, समाज की जो एक व्यवस्था है, समाज को व्यवस्थित करने के लिए हमारी जो सारी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के आधार पर समाज को देखा गया है। और प्रत्येक सब कब कब किस काल में समाज की क्या व्यवस्था थी, आज हमारे पूरे धर्मशास्त्र में उस व्यवस्था को लिखा गया है। चाहे उसमें दाएं भाग हो, पर समाज की परिकल्पना हो, समाज में कैसे कैसे किस व्यवस्था को किस रूप में होना चाहिए, व्रतों को कैसे होना चाहिए, पर्व को कैसे होना चाहिए, समाज में जो भाइयों में जो आपसी संपत्ति का जो निर्धारण है उसको किस रूप में होना चाहिए, ये सारी का सारा वर्णन हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में लिखा गया है। परंतु धर्मशास्त्र को पढ़ने के लिए हमको संस्कृत चाहिए, वहां भी लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात है, आज आपको टीवी चैनलों पर आपको बहुत बार मिलता होगा कि ज्योतिष की बहुत बड़ी चर्चाएं होती हैं, ज्योतिष विज्ञान के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं, परंतु वो भी बिना संस्कृत को पढ़े हुए, संस्कृत के उदाहरण को जाने हुए, वो लोग जब ज्योतिष के बात को और ज्योतिष के ऐसे धरातल पर उस चीज को रखते हैं तो ज्योतिष वहां एक ऐसा विषय बन करके रह जाता है कि कई जगह तो हंसी और मजाक का विषय बन करके रह जाता है। जबकि ज्योतिष जैसे विज्ञान की और इतनी गंभीर और धीर अवधारणा को होकर के भी संस्कृत न जानने के कारण और संस्कृत न पढ़ने के कारण लोगों ने धीरे धीरे हमारे जितने विषय थे उनकी गंभीरता को समाप्त हो रही है। और जब तक उसकी गंभीरता समाप्त होगी, धीरे धीरे विषय भी समाप्त हो रहे हैं। इसलिए अगर आपको हर तरह से सुदृढ़ और समृद्ध बनना है तो वापस संस्कृत पर लौटना होगा। मैं आपको एक दूसरी बात और बताता हूँ, हमारे यहाँ जो आदिकाल में जो विश्वविद्यालय थे, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जिसमें वल्लभी विश्वविद्यालय था, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय था, इन सारे विश्वविद्यालयों में आप उस समय के इतिहास को उठा के देखिए, उस समय विश्वविद्यालयों में जो पढ़ने का जो माध्यम था वो क्या था। उस समय जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने का जो माध्यम था वो किस भाषा में पढ़ाई होती थी और किस भाषा के माध्यम से वहां पर विद्वान एक दूसरे के साथ संवाद करते थे और किस माध्यम से विद्याओं का प्रसार और प्रसार होता था। उस समय एक ही माध्यम था और वो माध्यम था संस्कृत भाषा। आप तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय में जहां पर आचार्य सुश्रुत बड़े बड़े और जिसमें पाणिनि जैसे लोग निकले, आज वो हमारी वो शिक्षा व्यवस्था थी। आज कुछ रूप में हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, इस नई शिक्षा नीति में इस चीज को लोगों ने उद्धृत किया है। और मैं आपको एक और आश्चर्य बताऊं, जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था को पाश्चात्य लोगों ने, विदेशी लोगों ने और विदेशी विश्वविद्यालयों में इस शिक्षा को सबसे ज्यादा लोगों ने शुरू कर दिया है। और आज अब हमारे यहाँ इस समय नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप जो सामने आई है उसमें इस बात को बताया गया है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, शिक्षा को इतना मुक्त रखा गया था, शिक्षा को इतना स्वतंत्र रखा गया था और शिक्षा में इतना उज्जवल विचार रखे गए थे। ये तक्षशिला को, अगर आपको एक बार तक्षशिला की शिक्षा व्यवस्था को देखिए, तक्षशिला के आचार्य की व्यवस्था देखिए और उसके बाद तक्षशिला से जुड़े हुए आचार्यों के शोध को देखिए, उसी शोध ने दुनिया में क्रांति की है। और तक्षशिला से निकले हुए जो आचार्य थे या प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए जिन लोगों ने भी आगे बढ़े, उन लोगों ने बहुत बड़े चमत्कार इस दुनिया में किए हैं। और ये आज भारतीय जो ज्ञान विज्ञान था, भारतीय जो मनीषा है या भारतीय जो शोध है, उस शोध को अगर आपको देखना है तो आपको 12वीं शताब्दी के पहले आपको जाना होगा। 12वीं शताब्दी के पहले हमारा जो भारतीय परिकल्पना थी या विश्व या ईसा के पूर्व हम कहाँ थे, किन किन रूपों में विचार कर रहे थे, तब जाकर के हमारा जो शैक्षिक आकलन है वह हो पाएगा। और इसलिए संस्कृत में पढ़ने के कारण भारतीय जो इतने समृद्ध जो ग्रंथ हैं, इतना समृद्ध ज्ञान है, वो लोगों के सामने नहीं आ रहा है। और जो लोग उसके प्रकल्प में लगे हुए हैं कि ये ज्ञान लोगों के सामने ना आए, अगर ये ज्ञान जिस दिन लोगों के सामने आ जाएगा, जिस दिन लोग संस्कृत पढ़ने लग जाएंगे, उस दिन ये सब कुछ समझने लग जाएंगे। और जब सब कुछ समझने लग जाएंगे तो उनकी दुकानदारियां, उनकी व्यवस्थाएं और उनकी इस प्रकार के जो प्रकल्प हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। इस चीज को लेकर के लोगों ने पीछे से और पैरेलल एक ऐसा विचार चलाने का प्रारंभ किया है कि संस्कृत भाषा तो मृत भाषा है, संस्कृत भाषा तो एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में कोई भी ज्ञान विज्ञान नहीं है, ये तो मातृभाषा।
परंतु जिसको भी देखना है, हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष आप प्रमाण करिए, आप एक बार अध्ययन करके देखिए कि संस्कृत में कितनी चीजें हैं, और संस्कृत कभी किसी को तोड़ती नहीं है, संस्कृत कभी किसी को विरोध नहीं करती है, संस्कृत हमेशा तोड़ने के बजाय सबको जोड़ती है और सबको जोड़ कर ले जाने की बात करती है। इसलिए आज मेरे देश के जितने भी युवा हैं या हमारे जितने भी अध्येता हैं, मैं उन सब से एक ही बात कहना चाहता हूं और कहता भी हूं बार बार कि आप अपने प्राचीन परंपराओं को और अपने संस्कृत के सौरभ को या संस्कृत के गौरव को एक बार पढ़ करके देखिए, फिर आपसे बात करेंगे। बिना पढ़े हुए आपसे कोई बात नहीं की जाएगी, क्योंकि आप जब हम दूसरे के चश्मे से अपने साहित्य को देखेंगे तो हम कभी भी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जिन लोगों को ऐसा देखना है, उन लोगों को 1835 में लॉर्ड मैकेले के अनुसार उन्होंने जो प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में पेश किया था, वो एक बार उस प्रस्ताव की प्रति को पढ़ें। उसमें क्या उन्होंने कहा था, भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है और भारतीय जो मॉरल वैल्यू है वो कितनी स्ट्रांग थी, परंतु हमको इस प्रकार में और आज इस दौर में लेकर के खड़ा किया है कि जो हमारी संस्कृत सुसभ्य भाषा थी, उस भाषा के साथ भी हमको प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसलिए लगा दिया है कि जब तक इस भाषा से दूर नहीं किया जाएगा इन लोगों को, तब तक ये लोग लौट करके पुनः उसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे। आज भी मैं कहता हूं, और मैं जिसको कहते हैं बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप जब तक, अगर पूरा समाज और पूरे धीरे धीरे संस्कृत का अध्ययन जब शुरू होगा तो संस्कृत में हर प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन शुरू होगा, और जब वो अध्ययन शुरू होगा तो धीरे धीरे समाज की जो एक परिकल्पना है, समाज की जो एक व्यवस्था है, समाज का जो एक सौहार्द है, वो सब अपने आप बन जाएगा। हमारे यहाँ तो हम कभी भी किसी में विभेद नहीं करते हैं, और विभेद न करने के कारण है कि हम कभी भी किसी को परिवर्तन की बात नहीं करते हैं। जो तुम्हारा उसी को मान के चलते हुए आप आगे बढ़िए और आप हमेशा सत्य पर पहुंचेंगे। इतना ही मेरा कहना है। इसीलिए जो लोग इस प्रकार की बातों को या जो लोग इस प्रकार की अवधारणाओं को लेकर के समाज में चलते हैं, उन लोगों के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। आज के नवयुवक जो भी छात्र हैं या जो भी जिज्ञासु हैं, उनको एक बार अपने, चाहे वो किसी भी विषय के हों, उस विषय के भारतीय ज्ञान को पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर विचार करें कि क्या इसमें, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में है, चाहे वो गणित के क्षेत्र में है, चाहे वो केमिस्ट्री के किसी भी विज्ञान की किसी भी शाखा के क्षेत्र में हो। मैं कहता हूं वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में है, चाहे वो आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में है, चाहे वो डांस के क्षेत्र में है। डांस में भरतनाट्यम, महर्षि भरत के नाट्य के आगे कोई आज का जो ड्रामा है वो है, उससे बिल्कुल नहीं है। जो संगीत है, जो शास्त्रीय संगीत है, उससे बढ़कर के कोई दूसरा संगीत है, पर इन सब की परिकल्पना संस्कृत भाषा के मूल में की गई है। और इन सब के मूल में यदि कोई भाषा है, यदि कोई अवधारणा है, तो वो एकमात्र संस्कृत है। तो मैं सभी से एक मेरा यही विचार बिंदु है कि जिन लोगों में भी ये शंका उत्पन्न होती है और जिन लोगों को भी ये प्रश्न उत्पन्न होता है, वो सिर्फ उसी विषय में, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ धर्म के विषय में पढ़ें। अगर उनको राजनीति के विषय में पढ़ना है तो भारतीय राजनीति को, जो प्राचीन, जिनको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उसको एक बार पढ़ें। अगर आपको राजनीति के विषय में बहुत पढ़ना है, आप एक बार कौटिल्य को पूरा पढ़ लें, आप एक बार विदुर को पूरा पढ़ लें, पढ़ने के बाद एक बार आप शुक्र को पूरा पढ़ लें, बृहस्पति को पूरा पढ़ लें। इनके ग्रंथ उपलब्ध हैं, इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, इनके ग्रंथों का अनुवाद उपलब्ध है, और वो अनुवाद आज चाहे हिंदी में हो, चाहे वो अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। इसलिए एक बार पढ़ें, जिस भी भाषा मैं करें, चाहे वो डांस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, प्रसाधन के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में कहता है, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भारतीय पत्रकार और भारतीय सूचना और प्रसारण की बातों को पढ़ेंगे। किस रूप में हमारी सूचनाएं प्रसारित होती थी और किस रूप में हम सूचनाओं को एक दूसरे को भेजते थे। आज का जो सूचना और आज की जितनी चीजें आई हैं, इसने हमारे ऊपर पाश्चात्य या इस प्रकार की उदाहरणों को थोप दिया है, जिससे हम अपने को भूल रहे हैं और अपनी गौरव को भूल के हम ये मान बैठे हैं कि हम तो कुछ नहीं थे और जो कुछ है वही जो सामने दिख रहा है वही सत्य है। इसलिए सत्य कुछ और है, उस सत्य को खोजने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको धीर गंभीर होकर के सुनना पड़ेगा और हमको उस पर चिंतन करना पड़ेगा। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम उस पुराने स्वरूप में आ सकते हैं। अन्यथा हमको तोड़ने का और हमको मोड़ने का या हमारे पर जो
चारों तरफ से जो ये इस प्रकार का जो संस्कृत और संस्कृति पर जो कुठाराघात चल रहा है, इसको तभी रोका जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। यदि भारत की स्थिति को और भारत को सुदृढ़ करना है तो संस्कृत को साथ लेके चलना होगा, तभी भारत भारतीय परिवेश में सुव्यवस्थित और सुसमृद्ध और सुपुष्पित हो सकता है, अन्यथा संभावना कम लगती है। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं। जो वर्तमान समय में मुझे तो नहीं लगता कि ये जो बातें हैं जो आप बता रहे हैं, ये हमारे युवा वर्ग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बातें पता होंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पढ़ के हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी उसको भूलते जा रहे हैं। और इसी पर हम आपसे एक प्रश्न रखना चाहते हैं कि हमारी जो वर्तमान समय में शिक्षा जो है वो व्यापार बनती जा रही है। जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल खुले हैं और बच्चे जो हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे आप वहाँ की प्रेयर ले लीजिए, मॉर्निंग प्रेयर होती है, तो बच्चे जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, माँ बाप उनके चाहे जितने भी ज्यादा पढ़े लिखे क्यों ना हो, बच्चा जैसे ही वो 10th पास किया या वो 8th पास किया या 12th पास किया, तो वो सोचता है कि मैं तो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स को उतना नहीं, अरे मम्मी आपको कुछ नहीं पता और वो मैम ने ऐसा कहा। तो बच्चों की जो दिशा है वो अलग ही होती जा रही है, वो पेरेंट्स को वो इसका तो संस्कार नहीं दे मैडम, रहे हैं। जी, और दूसरी इसके बात, पीछे, मैं प्रश्न पूरा कर लूं, हाँ मैं इसका जवाब दे दूंगा। जब मैं प्रश्न पूरा कर लूं, तो कहीं ना कहीं ये जो ज्ञान की व्यावहारिकता है वो खंडित हो रही है। और ऐसा एक, आपको नहीं लगता कि आप पढ़ाई को व्यापार बनाकर ये जो हमारी ज्ञान की मूल आत्मा है उससे खेलना ये क्या उचित है? तो कुछ ऐसा बताइए जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी पहले के समय की, और तब की शिक्षा व्यवस्था में बच्चे कितने संस्कारित होते थे और आज के समय में ऐसा क्यों नहीं है? तो जरा हमें इस पे कुछ बताएं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, बहुत स्पष्ट बात है। लॉर्ड मैकाले ने जिस परिकल्पना को किया था वो अपने उद्देश्य में सफल है। पहली जी बात, जी अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ाई की बात करते हैं, कॉन्वेंट स्कूल वालों का जो धर्म है या जो वो लेके चल रहे हैं, जो उनका उद्देश्य है, वो अपने उद्देश्य में सफल हैं। अगर अपने उद्देश्य में सफल कोई नहीं है तो वो आप हैं, या हमारा राष्ट्र है, या हम हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, और हमने उनकी शिक्षा पद्धति को एडॉप्ट कर लिया है और उसको मान करके हमने उसमें अपने बच्चों को झोंक दिया है। आज आप इतनी बात कर रहे हैं, अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो इस प्रकार की शिक्षाएं चल रही हैं, इन शिक्षाओं में बच्चों को उत्तरोत्तर कोई लाभ नहीं हो रहा। कारण क्या है, मैं आपको दो बातें और एक उदाहरण के तौर पे देता हूं। जी चाहे बिल्कुल। स्कूल कितना बड़ा हो, चाहे स्कूल छोटा हो, चाहे स्कूल बड़ा हो, हर बच्चा जो अध्यापक अपने स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है वो बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल रहा है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका पहला अभिप्राय है कि जो शिक्षक शिक्षा दे रहा है उसको भी अपने शिक्षा पे विश्वास नहीं है, वो अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में डाल रहा है, वो तीसरे स्कूल में डाल रहा है। ये बहुत सही जितनी बात। भी व्यवस्थाएं चल रही है ये। और दूसरी बात है, हम बच्चे को, माँ बाप का बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं रह गया है। उत्तरोत्तर माँ बाप दोनों माँ बाप अपने ड्यूटी पर जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों को समय कम दिया जा रहा है। बच्चों को कम समय दिया जाने के कारण बच्चा आया के पास में पहुंच गई है। बच्चे पर माँ बाप के प्रभाव के बजाय आया का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा जी है। बिल्कुल और सही। चाहे स्कूल छोटा हो चाहे स्कूल बड़ा हो, हर स्कूल में ट्यूशन पढ़ाया जाता है। जी हर स्कूल के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ बहुत बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूल हैं या जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, उन स्कूलों के बच्चे जब अच्छे स्कूल हैं तो ट्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे बिल्कुल। गांव का स्कूल है, चाहे हमारे छोटे मोहल्ले का स्कूल है, चाहे हमारे बड़े शहर का स्कूल है, आप मुझे ये बताइए, जब बच्चा 9th में आ रहा है उसके बाद वो ट्यूशन के कोचिंग क्लासों के लिए जा रहा है, क्या व्यवस्था है, क्यों जा रहा है? और जब वो कोचिंग क्लास में जा रहा है, जो अपने बच्चे को कोचिंग में नहीं भेज पा रहा है, उसका घर में ट्यूटर आता है और वो ट्यूटर बच्चे को क्या ट्यूट कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ उसकी दिशा ले जा रहा है, उसके मन मस्तिष्क पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको ना माँ बाप उसको देखने के लिए मंजूर है और कोई भी नहीं। अब स्कूल का अध्यापक का प्रभाव भी बच्चों पे नहीं रह गया, क्योंकि हमने विद्यालयों को, हमने स्कूलों को इस प्रकार से बना दिया गया है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्कूलों में पनप रही है जहाँ बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है या जहाँ पर बच्चे परेशान हो रहे हैं, वहाँ अभिभावक भी कहते हैं आप हमारे बच्चे को तंग कर रहे हैं और बच्चे कहते हैं कि हमको यहाँ तंग किया जा रहा है। ये सारा का सारा जो माहौल है ये किस शिक्षा व्यवस्था के कारण उत्पन्न हुआ है? ये जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, अगर सारा का सारा बच्चा इस समय सबसे ज्यादा केंद्रित है, न तो उसको विद्यालय से कोई मतलब है और न तो उसको अपने घर से, उसको सिर्फ एक ही विषय है,
वो ट्यूशन पे और ट्यूटर पर ही वो आधारित हो गया। आप देखते होंगे कि बहुत से कोचिंग संस्थानों में बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, वो बच्चे तो हमारा मोटिव सिर्फ एक रह गया है कि सिर्फ पढ़ो और पढ़ाई कैसी पढ़ाई करो जिसमें कमाई करो, और कमाई कैसी करो, चाहे कैसे भी कमाई करो, आपको बिल्कुल। पैसा चाहिए, कहीं से भी लाओ कैसे भी लाओ आपको पैसा लाना है। ये जो व्यवस्था और ये जो धारणा बन गई है, इस धारणा से कभी भी संस्कार नहीं आ सकता है, और हम अपने संस्कारों से, हम अपने दृष्टि से फेल हैं। परंतु जिन लोगों ने इस परिकल्पना को प्रारंभ किया था वो फेल नहीं है, वो पास है, और उनके अनुसार वो चल रहा है, वो बिल्कुल ठीक है इस समय। और अगर लोग कहते हैं कि प्राइवेट में शिक्षा व्यवस्था ठीक चलती है, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्कूल पर जो शिक्षा व्यवस्थाओं पर इस समय, और जो प्राइवेट जो हमारे जो निजी क्षेत्र है, उन्होंने स्कूल उनके भरोसे चल रहे हैं, परंतु जो निजी क्षेत्र के जो विश्वविद्यालयों में ऊपर जब जा रहे हैं, तो वहां पर निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय भी बहुत कुछ करामात नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, जरूरी नहीं है कि निजी क्षेत्र में शिक्षा अच्छी मिलती है, सरकारी क्षेत्र में शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाती है, ये बहुत बड़ा विमर्श का विषय है। परंतु इतना जरूरी है कि जब भी हमारी, अगर आपको अपने गुरुकुल की या अपनी शिक्षा व्यवस्था पे विचार करना है, तो आज आप शिक्षा व्यवस्था पे विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी, वो शिक्षा पद्धति का उद्देश्य कुछ और था। वहां पर शिक्षा, जो भी गुरु शिक्षा देता था, वो गुरु एक तो वो समाज से में रहता था और दूर रहता था, वो समाज के बल पर शिक्षा देता था, वो कोई राजा के आश्रय, राजा के अधीन रह करके शिक्षा व्यवस्था नहीं देता था। उसकी तरफ से कोई भी राजा हो, कोई भी सारे राजा कोई भी राजा हो, वो शिक्षा का सम्मान करता था, शिक्षा के लिए अपनी व्यवस्थाओं को पूरा करता था, और शिक्षा के लिए सारे जो संसाधन है उसको उपलब्ध कराता था। और उसके बाद सारे, चाहे वो छोटा घर का हो, चाहे बड़े घर का हो, राजा का बेटा हो, चाहे वो रंक का बेटा हो, सारे बच्चे एक ही पाठशाला में या एक ही गुरुकुल में अध्ययन करते थे, तब शिक्षा मिलती है। आज क्या हो गया है, जिनके पास बहुत अच्छे पैसे होंगे, जिनके पास बहुत पैसे हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, और वो बड़े लोग हैं, वो बड़े लोग वहां पढ़ते हैं, छोटे लोग यहाँ पढ़ते हैं, मध्यम लोग यहाँ पढ़ते हैं। ये जब तक हम ये जो कैटेगरी हम बनाएंगे, जब तक समाज में, शिक्षा भी वैसे ही बनेगी, शिक्षा भी इसी रूप में चलेगी। इसलिए शिक्षा को अगर व्यवस्थित करना है, तो कैटेगरी समाप्त करनी पड़ेगी कि ये बड़े यहाँ पढ़ेंगे, छोटे यहाँ पढ़ेंगे, मध्यम यहाँ पढ़ेंगे, गांव के यहाँ पढ़ेंगे, शहर के यहाँ पढ़ेंगे, कोई भी कहीं भी पढ़ सकता है। और सारी व्यवस्थाएं, सारा मानक, सारा मानदंड शिक्षा का, चाहे वो शहर का हो चाहे गांव का हो, एक जैसा होना चाहिए। आज मैं आपको कहता हूं, गांव की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति गांव की शिक्षा व्यवस्था को देख करके अगर विचार करे, तो सही मायने में शिक्षा का विचार होता है। शहरों में देख करके शिक्षा व्यवस्था की बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर गांव को देखिए, तो गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस रूप में उनको मिल रही है, कैसे मिल रही है। ये तो आज की शिक्षा की सबसे बड़ी विकट समस्याएं हैं। इन विकट समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हमको जो विचार करना होगा, उस पर आगे आना होगा। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस समय जो अभी नई शिक्षा नीति जितनी मैंने पढ़ी है और जितना मैंने इसको देखा है, यदि ये शिक्षा नीति को विधिवत ये लागू होती है, तो ठीक है, इसको लागू होने में बहुत सी कठिनाइयां भी हैं और बहुत सी कठिनाइयां भी आएंगी, परंतु यदि ये व्यवस्थित रूप में लागू होती है, तो ये शिक्षा व्यवस्था हमारे उस प्राचीन शिक्षा पद्धति की ओर जाने का एक और अच्छा रास्ता है। और शिक्षा, हम प्राचीन की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि हम बस पीछे जा रहे हैं और हम पीछे होकर के हम अपने को पीछे जा रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जहां पर राष्ट्र की, जब तक हम एक राष्ट्र में एक शिक्षा नहीं देंगे, जब तक राष्ट्र की एक शिक्षा नहीं होगी, तब तक राष्ट्र में प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की बातें, राष्ट्रीयता की भावना अभ्युदय नहीं होती है। और जब तक हम अलग अलग शिक्षाएं देते जाएंगे, कौन से विद्यालय में क्या शिक्षा मिल रही है, कौन से जगह पर कौन सी शिक्षा दी जा रही है, जब तक इसका आकलन नहीं किया जाएगा, तब तक राष्ट्र समृद्ध नहीं होगा। अगर राष्ट्र को समृद्ध बनाना है और राष्ट्र को सुव्यवस्थित बनाना है और राष्ट्र को यदि बहुत अच्छा बनाना है, तो सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था शिक्षा की होनी चाहिए। और अगर शिक्षा व्यवस्था यदि ठीक हो जाए, आज हर माँ बाप किसके लिए परेशान रहते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए परेशान रहते हैं। तो इसीलिए मेरा राष्ट्र के नायकों से भी करबद्ध निवेदन रहता है
कि वो भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के नागरिकों की शिक्षा के लिए यदि राष्ट्र नायक विचार करेंगे तो निश्चित है कि हमारे राष्ट्र की व्यवस्था और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और हमारी राष्ट्र की जो दिशा है वो नहीं बनेगी। तो इसलिए शिक्षा जो आप कह रहे हैं, और दूसरी बात है, हम जो प्राचीन शिक्षा की हम जहां बात कर, हम इतना नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है जिसमें जो अच्छाइयां, उन अच्छाइयों को लेकर के लोगों को दिखाइए। हम उन अच्छाइयों को लेकर के जब लोगों को दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो निश्चित है कि हमारे जो प्राचीन लोग हैं वो आगे आकर के उस व्यवस्था में विचार करेंगे। हम आपको एक बात बताएं, एक उदाहरण देते जी हैं बिल्कुल। कि बहुत से लोगों ने जब गणित पढ़ते हैं तो गणित में उन्होंने कहा कि भाई जो डेसिमल पद्धति है, या जो जिसको पाई, आपने कहा भाई पाई का मान किसने निश्चित किया, पाई 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 बहुत लोग कहते हैं। पहली बात है, हम तो मैं अपने विद्यार्थियों को बोले पाई तो ग्रीक शब्द है, ये हमारा शब्द भी नहीं है। और पाई को मूल रूप में हम क्या कहते थे, भाई हमारे यहाँ पाई को परिधि व्यास संबंध कहा गया है। और ये कहाँ से उदाहरण शुरू हुई, भाई ये अवधारणा तो हमारे यहाँ बौधायन ने, आपस्तंभ ने और कात्यायन ने शुरू की थी, और ये वहां से शुरू हुई है। जब हम उनको इस ढंग से और प्रैक्टिकल रूप में बताते हैं तब उनको लगता है क्या पाई का मान जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा था ये लोगों के यहाँ नहीं था, तब उनको समझ में आता है कि हमारे मूल में क्या गड़बड़ी थी। एक इस प्रकार से हमको अपने शास्त्रों के उन बिंदुओं को और उनको लेके लोगों को समझाना पड़ेगा, भाई इसमें कोई अंतर नहीं है, ये यहाँ पहले था। दूसरी बात, जिसको आज पाइथागोरस का प्रमेय आप कहते हैं, सारे लोग पाइथागोरस के नाम से पढ़ते हैं, जो कि पाइथागोरस से लगभग 1200 वर्ष पहले, जो कि मेरा अपने इतिहास के सामने बता रहा हूं, ये वही इतिहासकार जिन इतिहासकारों ने पाइथागोरस का टाइम फिक्स किया है, उन्हीं इतिहासकारों ने बौधायन का टाइम भी फिक्स किया है, उन्हीं इतिहासकारों ने आपस्तंभ का भी फिक्स किया है। और अगर हम उन्हीं के इतिहास को उठा के देख लें तो उन्हीं के इतिहास के अनुसार जो पाइथागोरस है, पाइथागोरस से लेकर के और बौधायन के बीच में कितने साल का अंतर है, तो वो जो अंतर है उस अंतर में ठीक वही चीज डिट्टो वही चीज जो है बौधायन ने सबसे पहले कह दी, पर बौधायन का नाम कहीं नहीं आया, बौधायन की कोई बात नहीं होती है, बौधायन की कोई चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि संस्कृत में पढ़ी और संस्कृत के उन ग्रंथों को जानना नहीं है। अगर जान जाएंगे तो ये समझेंगे कि भाई ये तो हमने किया, इन्होंने कहाँ किया। ये बहुत सी विसंगतियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हम कहते हैं हम तो ज्ञान का, हमारा जो राष्ट्र है, हमारी जो पद्धति है, हम तो ज्ञान के उपासक हैं। जहां भी ज्ञान होगा वहां हम नतमस्तक होते हैं, जहां जो ज्ञानी होगा उसको हम प्रणाम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी हो, हमें कोई भी विरोध नहीं है। अगर जो पाश्चात्य है वो भी बहुत अच्छे, हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने, वो बरामीर ने उसी समय कहेगा यवनास्ते भी पूज्यन्ते, अगर वो यवन है, यदि वो विदेशी है और उनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है तो वो भी हमारे लिए प्रणाम योग्य है, हम उन्हें भी प्रणाम करेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारी अच्छाई थी वो तो सब गुड़ गोबर हो गया, वो तो बेकार हो गया, और जो दूसरे का वो है वही सब अच्छा है, ये सब बेकार है, ये तो जंगली थे, ये तो इनको कुछ नहीं आता। ये जो समस्या है जिससे मुझे बड़ा अफसोस लगता है। इसलिए मैं ये इतना ही कहना चाहता हूं कि हमको छोटे छोटे मॉड्यूल बना करके, छोटे छोटे उदाहरणों को लेकर के और उन संस्कृत के उन उपाख्यानों को लेकर के बच्चों को समझाना होगा, बच्चों के सिलेबस में डालना होगा, और बच्चों के सिलेबस के माध्यम से उस ज्ञान विज्ञान को वहां तक पहुंचाना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। भाई हमने, अब लोग ये तो बड़े शांत लोग, हमने कहीं, हमारा जो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है वो अलग है, हमारे यहाँ जो धर्म की परिभाषा है वो भी, हमारी धर्म की परिभाषा इतनी संकीर्ण नहीं है, हमारा तो धर्म की परिभाषा बहुत विराट है। तो इसलिए हम हर बिंदु पर विचार करने के लिए हर व्यक्ति से तैयार है, परंतु उनको भी तैयार होना चाहिए। अगर जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे तो ये तो भारत वो राष्ट्र है जिस राष्ट्र में विचारों के विमर्श से और विचारों के द्वारा और शास्त्रार्थों के द्वारा हम एक दूसरे पे कभी भी विचार थोपते नहीं है, लाते नहीं है, और न हम ये विचार करते हैं कि आप हमारी बात सुने। हमारी बात तब सुनो जब आपको हमारा विचार ठीक ढंग से समझ में आए, और हम भी आपकी तब सुनेंगे, हम भी आपकी बात तब मानेंगे जब आपका विचार भी हमको ठीक लगेगा। इसीलिए ऐसे ही नहीं आदि गुरु शंकराचार्य केरल से चले थे और पूरे देश को एक सूत्र में पिरो करके और चले गए। तो ये इसी, और उन्होंने सिर्फ कहीं उन्होंने लट्ठा डंडा
भाला बर्छा नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ शास्त्र को आगे लिया, विचार को लिया। मेरा ये विचार है, इस विचार पे आपका क्या कहना है। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने भी सिर्फ विचार को लिया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से ही उन्होंने कहा कि मैं देश को आजाद करके रहूंगा। एक विचार का सामर्थ्य है। तो ये देश विचारों का देश है, ये देश विचार को लेके आगे चलता है। हमको युद्ध, हम विचारों का युद्ध होता है, पर विचारों का विमर्श भी होता है। इसलिए सबको विचारों के आधार पर आकर के उसको तोलना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको परखना चाहिए, और विचार विमर्श के बाद जो समाज के लिए सबसे उपयुक्त है उस बिंदु पे आना चाहिए। इसलिए नहीं आना चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरे लोगों ने बनाया है, ये मेरे उसका है, ये बड़े लोगों ने बनाया हुआ है, ये बहुत बड़े पैसे वाले लोग थे, ये बहुत ऊंचे लोग थे। ये कुछ नहीं होता है समाज में। समाज को व्यवस्थित करना है तो विचारों का सामर्थ्य होना चाहिए, और जिसके पास विचार, अच्छे विचार होंगे, जो समाज के लिए उपयोगी होंगे, समाज को एक सूत्र में बांधने वाले होंगे, वही समाज का सबसे बड़ा वर्ग होगा, वही सबसे अच्छा होगा। इसलिए भारतीय समाज ने हमेशा जो चतुर्वर्ग धर्म प्राप्ति में, हमारे यहाँ चतुर्वर्ग कहा गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए हमारे यहाँ मोक्ष की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो इससे किसी का संबंध नहीं है, न लोग आज उसको समझना चाहते हैं। तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीन चीजों को ढंग से समझना होगा। जब तक हम धर्म को, अर्थ को, काम को नहीं समझेंगे, तब तक हम लड़ते रहेंगे। दूसरी बात है, धर्म के नाम पर लोगों ने धर्म का जब से धर्म का अनुवाद रिलीजन हुआ, और रिलीजन अनुवाद होने के बाद सब लोगों को धर्मों में अलग अलग बांट दिया। ये धर्म नहीं था, ये तो संप्रदाय है। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा, ये तो जिसको हमारा धर्म कहते हैं संप्रदाय। धर्म तो हमारा वो है जो सबका धर्म एक हो। धर्म किसी का विरोधी कैसे हो सकता है? धर्म किसी को नुकसान कैसे हो सकता है? और अगर धर्म नुकसान होता है, धर्म रक्षति रक्षत, हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्येय वाक्य है ये वाक्य है कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या अभिप्राय क्या हुआ? तुम किसी नियम का या किसी भी उद्देश्य का, जो धर्म है, जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम नियमों का पालन करो, विधि का पालन करो, विधि तुम्हारा पालन करेगी। तो इसलिए तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसलिए आज बहुत बड़े विचार विमर्श की आवश्यकता है हर समाज पर, हर लेवल पर। परंतु इसको जब तक हम शिक्षा का अंग नहीं बनाएंगे, तब तक बड़ी दिक्कतें होंगी। मैं आज ये की और भी ये कहना चाहता हूँ, लोग के धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्म के विषय में किसी को नहीं बताया जाना चाहिए, धर्म से दूर रहना चाहिए। अरे ठीक है, आज आपने जिसको आप संप्रदाय कह रहे हैं, आप उसको धर्म कहने लग गए हैं। धर्म से जितना दूर आप जाने की कोशिश करोगे, उतना विभेद होगा। आप सब धर्मों की बात को सबको बताइए, सबको पढ़ाइए, सबको समझाइए, क्या आपत्ति है? सबको समझ में आ जाएगा। परंतु वहां वो कुछ नहीं करना है, उसको ये जो व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं के कारण समाज कभी एक नहीं हो पाएगा। समाज को, सबको ज्ञान होना चाहिए कि ये कौन सी क्या व्यवस्था है, उसके सामर्थ्य उपलब्ध होने के। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, शिक्षा हमेशा राष्ट्र के हित के लिए होनी चाहिए। राष्ट्र के हित में जो शिक्षा होगी, जो शिक्षा राष्ट्र हित के लिए दी जाएगी, देश हित की जो शिक्षा है, उसी शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्र के नायकों को विचार करना चाहिए। राष्ट्र के नायकों को उस व्यवस्था पर विचार विमर्श करके उस व्यवस्था को लागू करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी शिक्षा के द्वारा ही हम सबको व्यवस्थित कर सकें, और हम कहते हैं वैश्विक शिक्षा, विश्व की एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। राष्ट्र, अभी तो हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, परंतु संस्कृत तो विश्व शिक्षा की बात करती है। ये पूरे विश्व की बात करती है। विश्व में ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि हम एक दूसरे से न लड़ें, हम एक दूसरे को विरोध न करें, या जितनी भी व्यवस्थाएं हमारे पास है, हम उनको मिल बैठ करके विचार करके, सत्य तो एक होगा ना, सत्य दो नहीं हो सकता है। और जब दो सत्य है तो उस पर लड़ाई होगी। तो सत्य एक होता है, एक पर विचार विमर्श करके आप बैठ करके उनका विचार विमर्श करें, इसका नाम होता है शिक्षा। और हम छोटे छोटे बिंदुओं पर आकर के यदि हम अपने तीर कमान लेकर के लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, तो ये शिक्षा नहीं है। तो हम विश्व को ये कहना चाहते हैं कि विचार विमर्श के द्वारा पूरे वैश्विक शिक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि वो व्यवस्था अच्छी हो। तो उसके पहले वैश्विक शिक्षा की बात वो तब करेगा जब उसको राष्ट्र की शिक्षा होगी। जिसके पास अपने राष्ट्र की शिक्षा नहीं है, वो अपने राष्ट्र को सुव्यवस्थित या सुशिक्षित नहीं कर सकता है, तो विश्व उसकी बात कैसे मानेगा? तो पहले अपने घर को सुशिक्षित करना पड़ेगा। जब हमारा घर ठीक हो जाएगा, तब हम अपने गांव को ठीक कर सकते हैं।
जब हमारा गांव ठीक हो जाएगा तब हम अपने जनपद को ठीक कर सकते हैं, और जब हमारा जनपद ठीक हो जाएगा तब हम अपने देश प्रदेश की बात कर सकते हैं। इस क्रम में जब हम चलते हैं तो निश्चित है परिवर्तन होता है और परिवर्तन होगा। परंतु भारतीय मनीषा ने कभी भी विचारों से पीछा नहीं छोड़ा और कभी उन्होंने हार नहीं मानी, चाहे आज का समाज कुछ भी कहे। एक दिन सारी समस्याओं का समाधान विचारों के माध्यम से ही करना होगा और होगा। अंतिम में विचारों के ही माध्यम से सबका समाधान होगा और वही समाज के लिए भी उपयुक्त होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, चाहे हमारे देश की, चाहे गांवों की शिक्षा हो, शहरों की शिक्षा हो, विश्वविद्यालयों की शिक्षा हो, इसको व्यवस्थित करने के लिए सब तरफ से सब लोगों को एक बहुत अच्छे अभियान की तरफ चलना चाहिए। हाँ, प्राचीन शिक्षा हमारी सुव्यवस्थित थी, जिस समय हमारे यहाँ के बड़े बड़े अनुसंधान हुए, बड़े बड़े आचार्य थे जिनको लोग अपना रोल मॉडल कहते थे, जिनसे प्रेरणा लेते थे। आज प्रेरणा के बिंदु हमारे बदल गए हैं। आज हमारे पास शिक्षार्थी जो बहुत अच्छे आचार्य हैं वो प्रेरणा के बिंदु नहीं रहे। हमारे यहाँ देश के बहुत अच्छे अच्छे जो नायक हैं वो प्रेरणा के बिंदु नहीं है। आप स्वयं जानते हैं प्रेरणा के बिंदु कौन बन गए हैं। प्रेरणा के बिंदु कौन है? जब तक प्रेरणा के बिंदु हमारे नहीं बदलेंगे, जब तक हमारे राष्ट्र के जो छात्र हैं या जो राष्ट्र के नौजवान हैं, जब तक वो अपने को पूर्ण रूप से नहीं देखेंगे, तब तक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन बड़ा कठिन होता है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब जो ये मैंने जो अभी नई शिक्षा नीति पढ़ी, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में जो तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, ये जो विश्वविद्यालय हमारे पुराने थे, उनको आधार मान करके उसको ले करके आगे चलने की बात की है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि शायद ये पुराने में जा रहे हैं। अरे पुराने में नहीं जा रहे, ये व्यवस्था पहले ही अमेरिका में, यूरोप में पहले से लागू हो चुकी है, उनके यहाँ पहले से है। और हमारे यहाँ तो इससे भी आगे था। जो तक्षशिला में ऐसा था, यदि मेरा विद्यार्थी मेरे पास पढ़ता है और मैं उसको पढ़ा रहा हूं और मैंने मान लिया कि मेरे विद्यार्थी का कोर्स पूरा हो गया है, तो वो अपनी शिक्षा को प्रमाणित करने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाता था और वहां पर वो बोलता था कि मैं इस शास्त्र का पंडित हूँ, मैं इस विषय को मैंने पढ़ा है, अगर इस विषय में आपको मेरी परीक्षा लेनी है, आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। और वो परीक्षा लेते थे। परीक्षा लेने के बाद परीक्षा कई महीने चलती थी, ये 3 घंटे में परीक्षा नहीं होती थी। और जब कई महीने परीक्षा होती थी, उस परीक्षा के बाद जब वो वहां से निकलता था, तब उसको एक सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई ये बहुत अच्छा विद्वान। और इसलिए आप अभी तो छोड़ दीजिए, 1835 के पहले या 1900 के जब हमारे देश में जो विश्वविद्यालय खुले, लगभग 19वीं शताब्दी मान के चलिए, 19वीं शताब्दी तक भी हमारे यहाँ जो लोग पढ़ते थे वो गुरु का नाम लिखा जाता था। किसका विद्यार्थी है? तो इसका विद्यार्थी है, तो ये मान लिया जाता था ये उस गुरु जी का विद्यार्थी है, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा विद्वान होगा। तो गुरु के नाम पर विद्यार्थी चल। अब धीरे धीरे जो आज नई शिक्षा नीति है, इसमें भी वहीं पहुंच रहे हैं कि हाँ, अपना पाठ्यक्रम गुरु को निश्चित करना है, अपने विद्यार्थियों को गुरु को पढ़ाना है और अपने विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट गुरु को करना है। सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे वहीं आ रही, थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था में आचरण की शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा होती है। मैं मान लो आपके सामने बहुत बड़ा विद्वान है, फिजिक्स का विद्वान है, केमिस्ट्री का विद्वान है, संस्कृत का विद्वान है, और अगर उसके पास आचरण नहीं है तो वो विद्वान है? वो विद्वान नहीं है। आचरण बहुत बड़ी शिक्षा होती है। जो चुपके वो कुछ अगर बोलता भी नहीं है, उसके आचरण से शिक्षा मिल जाती है। इसलिए हमारे यहाँ तो मौन व्याख्यान भी होते थे। आचार्यों को देख करके, ऋषियों और मुनियों को देख करके चुपके चुपके समस्याओं का समाधान हो जाता था। क्यों? क्योंकि आचरण उनका ऐसा है कि उस आचरण में ऐसी शिक्षा है कि सामने वाला अपने आप उसको देख करके बदल गया। उनका खाना, रहना, पीना, सोना, उठना, बैठना, बात करना, समाज में चलना, ये आचरण। इस आचरण को देख करके ही आचार्य बनता है और आचरण की शिक्षा से ही आचार्य बनता था और वो आचार्य देश दुनिया को बदलता था। आप चाणक्य के व्यक्तिगत जीवन को देखिए, चाणक्य के व्यक्तिगत रहन सहन को देखिए। चाणक्य चंद्रगुप्त का महामंत्री था, इतना ही नहीं है, चाणक्य चंद्रगुप्त का महामंत्री होने के साथ साथ चाणक्य का रहन सहन, खान पान क्या था, उस पर भी एक बार दृष्टि डालिए। तब चाणक्य बना है, तब चाणक्य का, तब उसने चंद्रगुप्त को पैदा किया है। तो मेरा इतना कहना है कि आचार्य की जो शिक्षा होती है आचरण से मिलनी चाहिए।
तो उसके लिए भी हमको बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। आज विश्वविद्यालयों में हम शिक्षकों का मापन करने के लिए हमारे पास जो आज के परिवेश में जो नियम है वही नियम है। अगर हमको वहां भी बहुत व्यवस्थित सुव्यवस्थित करने के साथ साथ उसको भी बहुत परिमार्जित करेंगे और शिक्षा में बच्चों के प्रवेश में परिमार्जित करेंगे, पाठ्यक्रमों को परिमार्जित करेंगे, तो हम अपनी उस सुव्यवस्थित शिक्षा पे आ सकते हैं और जहां पर कि हमारे जो राष्ट्र की एक अच्छी परिकल्पना है वहां पर हम पहुंच सकते हैं। इतना मैं कहूंगा। और अब अगला प्रश्न आपका। सत्य मैं आपके प्रश्नों का थोड़ा लंबा उत्तर दे रहा हूँ, नहीं आपको नहीं जितना नहीं आवश्यक हो उतना नहीं नहीं लीजिएगा, जितना बहुत आवश्यक हो छोड़ दो। बहुत बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो इसलिए मैं भी, हमारे जो दर्शक हैं और मैं चाहती हूँ कि लंबा है तो क्या हुआ, लेकिन आप जो है ना हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं बताइए। फिर अगला प्रश्न है हमारा आपसे, और मैं जो वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं मैं उन्हीं को लेकर के आज आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो हमारा जो प्रश्न है कि आज के समय में हम देखें एक महिला की जो सुरक्षा है, पहले के समय की जो हमारी महिलाएं होती थी उनके साथ सुरक्षा की तो कोई बात ही नहीं होती थी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा खुद को इतना अपना कर्मठ होती थी और खुद की सुरक्षा आत्मनिर्भर थी। लेकिन आज के समय में कि जैसा कि हम एक प्रश्न है कि फिल्मों के जो गीत हैं जो फरमाए जाते हैं, तो वो अधिकतर महिलाओं के कहानी, फिल्मों के गीत हो गए, कहानी हो गई, या हम व्यवसाय जगत में देखें तो भारत की नारी की जो अस्मिता है उसकी बोली लगाई जाने लगी है। ऐसी विडंबना के चलते हुए अब नारी की पवित्रता और उसकी सुरक्षा को दृष्टि से देखने वाला जो समाज है उसका निर्माण कैसे होगा, इस पर जो थोड़ा सा बताएं। ये समाज का निर्माण भी शिक्षा से ही होगा। जी बिना शिक्षा के हमारे यहाँ मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यहाँ पश्यति स पंडितः। जो हमारे यहाँ जो दारा है, दारा का अर्थ होता है स्त्री, और जो वो स्त्री जब उसका विवाह हो जाता है उसको दारा कहते हैं, और उसके पहले वो कन्या होती है। जी तो अविवाहिता स्त्री को हमारे यहाँ देवी का रूप माना गया है, उसको देवता का दर्जा है स्त्री को। और दूसरी बात हमारे यहाँ यत्र नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। जी उसी बिल्कुल। घर में देवता रहते हैं। जिस घर में नारियों का अपमान होता है, जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता, उस घर में देवता भी नहीं रहते हैं। इसलिए उस घर में हमेशा दुर्बुद्धि ही रहते हैं। उस घर में कभी उस घर की खुशहाली नहीं बन सकती है और वो घर कभी भी सुसंपन्न नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ, और दूसरी बात क्या कहा, मातृवत परदारेषु, जो दूसरी महिलाएं हैं, जो अपने वो सारी महिलाएं हमारी मेरी माँ के समान है। मेरी माँ की जैसी भावनाएं, मेरी माँ की जैसी मातृवत शक्ति, मातृशक्ति वो है। जब तक मेरा अंदर का ये भाव होगा कि जो सामने दिखने वाली जो महिला है इसमें और मेरी माँ में कोई अंतर नहीं है, ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी बच्चों को? जब तक उसको ये शिक्षा नहीं मिलेगी महिला या पुरुष को, तब तक उसका भाव क्या रहेगा? वो ये मेरे सामने मेरी माँ की तरह जो महिला है इसकी मुझे वही सेवा करनी है जो मैं अपनी माँ की सेवा करता हूँ या मैं अपनी बहन की सेवा करता हूँ, ये उसी प्रकार की। तो इसीलिए ये जो शिक्षा है ये भी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ही इस प्रकार के भाव पनपेंगे। और आज हमारी ये जो ये व्यवस्थाएं समाज की हुई है, बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को, ये भी शिक्षा के कारण ही ये विकार आए हैं। शिक्षा के हम पहले कोई भी बहन हो, कोई भी माँ हो, उसके लिए कोई भी गांव का आदमी, आप गांव में जाके देखिए, अभी भी गांव में वो व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ी हैं। गांव में फिर भी व्यवस्थाएं सुधरी हुई बनी हैं, हुई है। परंतु बनी हुई है। क्यों बिगड़ रही गांव में व्यवस्थाएं? क्योंकि शहर से सुशिक्षित व्यक्ति जा रहा है, बहुत पढ़ा लिखा जा रहा है, बहुत अंग्रेजी पढ़ा हुआ जा रहा है, बहुत विज्ञान, बहुत उसका ज्ञान बहुत ज्यादा है, उसके पास बहुत सी डिग्रियां लेके आ रहा है। उसको पढ़कर जब वो गांव जाता है तब जाकर के गांव की व्यवस्थाएं भी बिगड़ रही है, सुधर नहीं रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे शिक्षित जब गांव जा रहे हैं तो गांव की व्यवस्था को सुधरना चाहिए, वो बिगड़ क्यों रही है? और फिर उनको कहते हैं ये पुराने विचारों के लोग हैं। ये अगर हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए दत्तमन चित्त रह के रखते हैं तो हम पुराने हो गए। और अगर हम जो प्रतिदिन आकर के हम अगर उसकी व्यवस्थाओं में नहीं घुलते मिलते हैं तो हम प्राचीन हो गए, हम तो नए हैं नहीं, और हम दकियानुसी हो गए। ये जो विचार जब तक मन में है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भी जब तक समाज को एक अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी
और जब तक समाज में ये भाव नहीं पनपेगा कि जब तक नारियों का सम्मान नहीं होगा तब तक तुम सुसंपन्न भी नहीं हो सकते हैं, तुम खुशहाल नहीं हो सकते हैं, तुम्हारा घर अच्छा नहीं हो सकता है, तुम्हारे बच्चे अच्छे नहीं हो सकते हैं, तुम्हारे रिश्ते नाते अच्छे नहीं हो सकते हैं। क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि तुम जो एक अच्छा होना चाहिए, जिसको माँ का दर्जा मिलना चाहिए, उस माँ के साथ तुम व्यवहार ऐसा करोगे तो निश्चित है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होने वाला है। तो ये आज अब रावण ने क्या किया था? रावण ने स्त्री का अपमान किया था, रावण ने स्त्री का धर्म खराब किया था। और जबकि वो तो संस्कृत वाला था, वो तो वेद वाला था, वो तो बहुत बड़ा पंडित था, वो तो राजा था, सब कुछ था। अंतर क्या था उसका? उसमें एक ही गड़बड़ी थी, और वो गड़बड़ी थी उसकी आचरण की। जब तक हम आचरण को ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारी शिक्षा, और जब तक हम महिलाओं का सम्मान, बच्चों का सम्मान हर स्तर पर नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परंतु ये भी तभी आएगा जब संस्कृत के उस नीतिगत वचनों को और उस नीतिगत अवधारणाओं को समझ करके आचारों के द्वारा उसको बताया जाएगा, तभी वो सुरक्षा आएगी। आप आज शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस समय वाल्मीकि के आश्रम में माँ सीता को छोड़ दिया गया, क्या शिक्षा व्यवस्था थी। और वहां माँ सीता को छोड़ने के बाद माँ सीता ने वहां पर अपने बच्चों को जन्म दिया और बच्चे महारथी बन गए। क्या आज ऐसी कल्पना आप संभव कर सक रहे हैं? क्यों नहीं ऐसी कल्पना हो रही है? क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए नहीं हो पा रही है कि समाज की शिक्षा बदल चुकी है, समाज की अवधारणा बदल रही है, और ये समाज की अवधारणाएं और शिक्षाएं जो बदल रही हैं, इसको वापस लाना होगा। इसलिए समाज में इस प्रकार की शिक्षा देनी होगी जहां हमको बताना होगा कि यत्नारस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पंडित वही है, पढ़ा लिखा वही है जो दूसरे स्त्री का सम्मान करता है और अपने जैसे दूसरे के कष्ट को समझता है, वही शिक्षित है। जो ऐसा नहीं समझता वो किस बात का शिक्षित हुआ? वो किस बात का बड़ा हो गया? ये किस बात का पढ़ा लिखा है? तो इसलिए पढ़े लिखे का मतलब है दूसरे का सम्मान करना, पढ़े लिखे का मतलब है नारी का सम्मान करना, पढ़े लिखे का मतलब है समाज के हर तबके का सम्मान करना और हर तबके की मजबूरी को समझना, हर तबके की व्यवस्था को समझना, हर तबके की कठिनाइयों को समझना ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये नहीं पढ़ा लिखा है कि भाई अक्षर ज्ञान हमको बहुत है और हम बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोग ये नहीं खा सकते, पढ़े लिखे लोग यहाँ नहीं बैठ सकते, पढ़े लिखे लोग ये नहीं करते, इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ने का मतलब होता है कि हम तो सुधर गए, हम अपने को ठीक कर लिए, जो अब ठीक नहीं है इनको ठीक करने की हमको बात करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम शिक्षित नहीं, हम घोर अशिक्षित हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और हमारे पास समय की कमी है, तो समय को ही देखते हुए आपके विश्वविद्यालय पर एक प्रश्न रखना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप संक्षिप्त में मुझे बता दें कि आपने अपने विश्वविद्यालय को, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने के लिए आपने ऐसे कौन से खास प्लान की तैयारी की है, आपने वो प्लान किए हैं जिससे संस्कृत के अन्य विश्वविद्यालय या कॉलेज सीख ले सके? आप क्या बेहतर करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें संक्षिप्त में बता दें सर। हमने सबसे पहले हमारे विश्वविद्यालय में इस समय जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो सबसे न्यूनतम पाठ्यक्रम जिसको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है, और उस पद्धति को हमने लागू किया है। उस पद्धति के द्वारा हमने पाठ्यक्रमों को परिवर्तन किया है। उस पद्धति के द्वारा छात्रों को समझाया है कि इस पाठ्यक्रम से तुमको क्या लाभ है और इस पाठ्यक्रम से पढ़ने के लिए तुमको कितना ओपन है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब है कि छात्र निर्धारित माने छात्र के द्वारा जो शिक्षा ली जानी है, छात्र की जो इच्छा है, जो चॉइस है, उसके आधार पर उसको पढ़ना चाहिए। और अभी तक शिक्षा हम अध्यापक के आधार पर शिक्षा दी जाती है, अब छात्र के आधार पर शिक्षा दी जाएगी। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को हमारे विश्वविद्यालय में हमने आकर के इसको लागू किया, इसके पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया और इसके पाठ्यक्रम में जो परेशानियां थी उन सबको अलग अलग पाठ्यक्रम समितियां बिना करके हर विषय में और पूरे विश्वविद्यालय स्तर पर इसका बहुत विचार मंथन करके सारे आचार्यों के साथ और अन्य विश्वविद्यालय के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुला करके भी इसमें खूब परिमार्जित करके इसको व्यवस्थित किया गया है। दूसरा, हमने विश्वविद्यालय में, हमारा विश्वविद्यालय अभी 2F में था, विश्वविद्यालय श्रेणी में था, जो सबसे राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है, जो यूजीसी की F2 की श्रेणी में था। उस श्रेणी में हमको विश्वविद्यालय में बहुत से प्रोजेक्ट के लिए या हमारी बहुत से विशेष योजनाओं के लिए
या अध्यापकों के अपने बहुत बड़े बड़े शोध परियोजनाओं को चलाने की स्वतंत्रता नहीं होती है, उनको अनुदान नहीं मिलता है, उनको बाहर से मिलने वाले जो नहीं मिलता। परंतु अब ये यहाँ पर आकर के विश्वविद्यालय को 12वीं श्रेणी में स्थापित करने के बाद हमारा विश्वविद्यालय अब उस श्रेणी में आ चुका है, जिस श्रेणी में कि हमारे यहाँ का अध्यापक, हमारे यहाँ के आचार्य, हमारे यहाँ के छात्र अपने अनुसार अपने शोध परियोजनाओं को बना करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य जो देश की जो अनुसंधान को देने वाली, जो अनुदान देने वाली संस्थाएं हैं, उनको समर्पित करके अपने प्रस्ताव को उनको दे करके वहां से अपने यहाँ से शोध परियोजनाओं को ला सकते हैं। तो शिक्षा के रूप में अध्यापकों में और छात्रों में एक नया जागरण, नई व्यवस्थाएं आगे बढ़ेगी। और इससे दूसरा है कि अगर हम अपने अभी तक हम 12वीं में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो संसाधन मिलते हैं, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से या विदेश की अन्य जो अनुसंधान या शिक्षा के क्षेत्र में जो अपने संसाधन देते हैं, उनसे भी हम उन अनुदान को या उन संसाधनों को ग्रहण कर सकते हैं। इस श्रेणी में हमारा विश्वविद्यालय आया है। दूसरे, योग की दृष्टि से, योग में भी हमारे यहाँ ऐसे जो रूषा के माध्यम से हमने इस प्रकार की चीजों को यहाँ पर करने का प्रयास शुरू हुआ है कि जहां पर योग का एक इस प्रकार का सेंटर स्थापित हो, जहां योग के प्रायोगिक अध्ययन हो जाए। जो प्रयोग के द्वारा अध्ययन होगा, तो जो प्रयोग के द्वारा अध्ययन होगा तो समाज का हर व्यक्ति वहां आकर के उस प्रयोग को समझ सकता है और उससे अपने जो असुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं, उसके विषय में उसके सलाह ले सकता है। हम चिकित्सा नहीं देते हैं, परंतु उसको सलाह दे सकते हैं कि इस चीज को ऐसा करने से योग के माध्यम से आपको ये लाभ होगा। और शास्त्रों के बहुत से ऐसे शास्त्र थे जिन शास्त्रों के अध्ययन व्यवस्थाएं यहाँ पर अभी उतनी अच्छी नहीं थी या नहीं चल पा रहे, तो उन शास्त्रों के पाठ्यक्रमों में उनको डाला गया है। और डालने के साथ साथ हमने अपने शासक को उसको लिख करके भेज दिया है। और जैसे ही शासन उस पर बहुत धीर गंभीरता से विचार कर रहा है और उसके बाद वो आएंगे, तो हमारे यहाँ नए नए विषयों को खोलने का भी हमारे विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। दूसरा, एक और बात थी, हमारे जो महाविद्यालय थे और हमारे जो विश्वविद्यालय के साथ जो जुड़े हुए महाविद्यालय थे, उन महाविद्यालयों के साथ भी कुछ दिक्कतें थी, जो उनका वर्गीकरण, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं चलती। तो उसको भी शासन पक्ष के ने उस पर एक समिति बना करके उसका विचार विमर्श करके साथ के साथ मिल करके और एक नया और उन सारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए महाविद्यालयों का सबका निरीक्षण परीक्षण करके सरकार के लिए वो प्रतिवेदन जमा कर दिया गया है, जिसपे कि सरकार भी एक नया काम करने के लिए कि इन महाविद्यालयों को भी अपग्रेड किया जाए, अच्छा बनाया जाए और उसको अच्छा बनाने के प्रकल्प में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो हमारी समिति ने लिख करके शासन को जमा कर दिया है। तो और इस प्रकार के प्रतिदिन आने वाले, अब हम नई शिक्षा नीति इस समय जो चल रही है, इस नई शिक्षा नीति को क्या है, इसमें क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, कैसे चैलेंजेज हैं, इस विषय में हमारा विश्वविद्यालय हर विभाग के रूप में भी अपने वेबिनार करता है। और उस वेबिनार के माध्यम से बाहर से आने वाले लोगों को से भी हम उसमें जो उनके सुझाव होते हैं उनको समझते हैं। तो इससे नई शिक्षा नीति, प्राचीन शिक्षा नीति को समझने के लिए छात्र और अध्यापक और बाहर दूसरे विश्वविद्यालय और हमारा विश्वविद्यालय सब मिल करके कैसे उसमें लगे हुए हैं कि इसको ठीक ढंग से पहले समझा जाए और समझ करके जैसे इसकी व्यवस्थाएं शुरू होगी हम इसको लागू करेंगे। एजुकेशन बीट्स के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुना हमारे दर्शकों ने आपसे, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।